हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग नदी तंत्र के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हिमालयी नदी तंत्रों के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने देखना शुरू किया है प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों के बारे में। जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं, पहले उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में जो प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम छोटा नागपुर पठार में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों से होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के उपरांत नर्मदा जो नदी है विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था तापी नदी के बारे में। जो तापी नदी है, तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिणी ढलानों से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। वहां से उद्गमित होने के बाद ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था साबरमती नदी के बारे में। जो साबरमती नदी है राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद ये अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था माही नदी के बारे में। जो माही नदी है इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणी से। यहाँ से उद्गमित होने के बाद यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है तथा अरब सागर में जाकर मिल जाती है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे लूनी नदी के बारे में। जो लूनी नदी है इसका उद्गम अजमेर के पास 732 मीटर की ऊंचाई पर अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से होता है। तो अजमेर के निकट से इसका उद्गम होता है अरावली के पश्चिमी ढलानों से, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में राजस्थान में 511 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसका जो विस्तार देखने को मिलता है राजस्थान में 511 किलोमीटर। इसकी राजस्थान में लंबाई है 511 किलोमीटर। यहाँ से ये प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ केरल के पास ये कच्छ केरल में जाकर मिल जाती है। जो लूनी नदी है, तो लूनी नदी जो है एक प्रकार से अंतः प्रवाह प्रतिरूप का अनुसरण करती है। तो अंतः अपवाह प्रतिरूप एक ऐसा अपवाह प्रतिरूप होता है कि जब कोई नदी अपनी शाखा के साथ सागर में मुहाना नहीं बनाती है, अर्थात किसी ऐसे स्थलीय भाग में ही विलुप्त हो जाती है, तो उसे कहा जाता है अंतः अपवाह प्रतिरूप। तो ये हो गया लूनी नदी के बारे में और उसकी विशेषता के बारे में। अब हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां जो हैं जो पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है उस पर अवस्थित है पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढलानों से जो नदियां निकलती हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी जो नदी है इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ये पड़ता है नासिक जिले में। नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर तथा ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से
एवं दक्षिण गंगा के नाम से, तथा इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र से तात्पर्य क्या है कि ये किन किन प्रदेशों में इसका अपवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ से ये प्रवाहित होती है। तो 48.6% जो भाग है ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। फिर तेलंगाना में ये 18.8% प्रवाहित होती है। आंध्र प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र जो है 4.5% है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में इसका अपवाह क्षेत्र है 10.9%। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक शहर पड़ता है राजमुंद्री। राजमुंद्री जो शहर है, यहाँ से भारत की मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो मानक समय जो रेखा है उस पर 3 महत्वपूर्ण शहर अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का नैनी शहर, और इसके बाद छत्तीसगढ़ का जगदलपुर, आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री। तो राजमुंद्री के निकट ही गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो गोदावरी नदी है, तो यहाँ पर गोदावरी का डेल्टा निर्मित करती है। तो गोदावरी का यहाँ पर डेल्टा निर्मित करती है। तो जो गोदावरी नदी है, इस पर अवस्थित कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो नासिक जो शहर है, नासिक शहर गोदावरी नदी पर ही अवस्थित है। इसी प्रकार से नांदेड़ शहर जो है, नांदेड़ शहर भी गोदावरी नदी के तट पर ही अवस्थित है। औरंगाबाद इसी प्रकार से, नागपुर शहर, नागपुर शहर भी ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। इसी प्रकार से निजामाबाद, बालाघाट, यनम और राजमुंद्री शहर गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित हैं। अब हम लोग देख लेते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में। गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में। तो गोदावरी की दाएं तट से आकर जो मिलने वाली नदियां हैं, उनमें है प्रवरा नदी, मूला नदी, मंजरा नदी और मनेर। तो ये जो 4 नदियां हैं, ये गोदावरी की दाएं तट से आकर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। प्रवरा नदी, मूला नदी, मंजरा नदी और मनेर नदी। इसी प्रकार से कुछ नदियां बाएं तट से भी आकर गोदावरी नदी में आकर मिलती है, जैसे धरना नदी, पेनगंगा नदी, वैनगंगा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, पेंच नदी, कन्हन नदी, शबरी नदी और इंद्रावती नदी। तो ये जो नदियां हैं, ये नदियां ये बाएं तट से आकर मिलती हैं और दाहिने तट से आकर मिलती हैं प्रवरा, मूला, मंजरा, मनेर। इसी प्रकार से बाएं तट से आकर मिलती हैं धरना, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कन्हन, शबरी, इंद्रावती। तो ये हो गया गोदावरी नदी एवं गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।